and we are going to study our very first poem, that is a concrete example. अब पहले तो अ का मीनिंग आपको मालूम है, राइट? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ? वन। कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? देखो, कॉन्क्रीट का यहाँ पे टू मीनिंग्स हो सकता है। फर्स्ट मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, जिसको बोलते हैं हम रियल, असली, सच्चा, सही। और एग्जाम्पल मीन्स आपको मालूम ही होगा, आई गेस, उदाहरण। ओके, और दूसरा मीनिंग क्या है इस वर्ड का, कॉन्क्रीट का? दूसरा मीनिंग निकलता है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, जो सामान यूज होता है, जो कि हार्ड सा होता है, सीमेंट वगैरह। आपको पता है सीमेंट से ये सब कंक्रीट वगैरह बनते हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स। तो वो बिल्डिंग मटेरियल जिससे बिल्डिंग्स बनती है, उसको भी हम कंक्रीट ही बोलते हैं। तो एक कंक्रीट उदाहरण, ओके मतलब एक ऐसे बिल्डिंग मटेरियल का उदाहरण जो कि सीमेंट के जैसा हार्ड होता है। ओके, तो ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। अब क्या है इसका मीनिंग? अब आप सोच रहे हो दो दो मीनिंग्स एक ही वर्ड के। इसको आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दिस इज नोन एज पन। ये एक पोएटिक डिवाइस है। अब आप सोचेंगे पोएटिक डिवाइस क्या होता है? पोएटिक डिवाइस वो टूल होता है पोएट्स के पास, कवियों के पास, जिसके जरिए वो अपनी पोएम को बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफाई कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, इंप्रेसिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये डिवाइस नहीं रहेगा तो उनकी पोम्स जो है पूरे तरीके से बेजान लगेगी। और इसी टूल का, इसी पोएटिक डिवाइस यानी इसी टूल का दूसरा नेम क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। अब आप सोच रहे हैं ये सब क्यों बता रही है? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। पोएटिक डिवाइसेस आपको पूछ सकते हैं, या फिर पोएटिक डिवाइस की जगह पे दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, इसमें इसको हम बोलते हैं पन। क्या बोलते हैं? पन। ओके, फन नहीं तो पन का मीनिंग क्या है? इसे हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो श्लेष अलंकार बोला जाता है। ये पन जो पोएटिक डिवाइस है, जो पोएट्स यूज करते हैं अपने पोएम्स को ब्यूटिफाई करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए, वो इसका मीनिंग क्या होता है? ये पन एक्चुअली क्या है कि जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वर्ड के दो मीनिंग हो, या फिर दो ऐसे वर्ड्स हो जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जिनका साउंड सेम हो। लाइक इफ आई से अब आप देखिए, अगर मैं बोलूं काइट, तो आपको पता है काइट का मीनिंग क्या होता है? पतंग। और दूसरा काइट जो होता है वो एक बर्ड भी होता है, राइट? और वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके आपको पता है कि दो वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग लेकिन सेम साउंड, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सेम स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग जो है सेम साउंड है कंक्रीट का, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, दो मीनिंग है। तो जहां पे भी एक वर्ड का दो मीनिंग हो, उससे क्या बोलते हैं हम? पन बोलते हैं। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई हैव वर्कड अ लॉट इन अ बेकरी बट आई हैव नॉट अर्नड इनफ डो। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बोल रही है? मैंने एक बेकरी में काम किया है लेकिन मैंने इनफ डो जो है अभी तक अर्न नहीं किया। अब सोच रहे हैं कि ये डो क्या होता है? डो तो आटा होता है ना, आटा गूंथा हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं डो। लेकिन यहाँ पे डो का दूसरा मीनिंग है। क्या मीनिंग है यहाँ पे? डो मीन्स मनी। तो मैं बेकरी में कितने साल से काम कर रहा हूं लेकिन मैंने अभी तक ज्यादा मनी नहीं बनाया, ज्यादा पैसे नहीं कमाए। अब आप सोचेंगे ये कैसे पता चलेगा? ये जो यूज कर रहा है उसको, जो भी सेंटेंस बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसका मीनिंग यूज कर रहा है, कौन सा मीनिंग यूज कर रहा है। डो का दो मीनिंग्स है, अब वो किस तरीके से यूज कर रहा है वो जो बोलने वाला है उसी को पता है। और जो समझदार है, बहुत ज्यादा वित्ती है, दिमाग वाला है, उसको भी ये चीजें समझ जा सकती है। सो ये पन तो आपको याद रहेगा ना, एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं और इसी को बोलते हैं पन। और ये, हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो है डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। इसके लिए आपको बहुत समझदार होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा मीन्स। सो आप देखो, द काउ मूव
ओवर, द काउ मूव्ड ओवर। अब आप देखो यहाँ पे मूव जो है ये क्या है, मूव का मीनिंग जो काउ की आवाज होती है, वो जो आवाज जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है उसको भी हम उसको क्या बोलते हैं, मूव बोलते हैं। और यहाँ पे देखो आप इसमें आगे बोल दिया काउ मूव्ड ओवर, मूव लगाया, मूव की एक्चुअली मूव्ड यहाँ पे VED भी है, तो मूव्ड की स्पेलिंग क्या होती है, MOVED। अब यहाँ पे मूव का जो दूसरा मीनिंग है, आप मूव्ड द काउ, सॉरी काउ मूव्ड ओवर, काउ जो है वो मूव हुआ, आगे मूव हुआ। अब यहाँ पे देखो आप मुंह का, अब आप चाहो तो यहाँ पे मुंह जो उसकी आवाज है वो वाला मीनिंग भी ले सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, स्पीकर किस सेंस में उसको यूज कर रहा है, और ये जनरली लाफ क्रिएट करने के लिए, सरप्राइज क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब एक हिंदी में भी एक एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आपको इजी लगे। काली घटा का घमंड घटा। अब देखो घटा हैज बीन यूज ट्वाइस, घटा, एक घटा का मीनिंग क्या होता है, बादल, और दूसरे घटा का मीनिंग क्या है, घट जाना, कम हो जाना। तो काली घटा का घमंड घटा। अब आप एक ही वर्ड है, साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। सो इसी को बोलते हैं हम पन। ओके, तो आई गेस इट्स क्लियर टू यू। तो आपको पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पन का एग्जाम्पल कहाँ पे है, या कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं पन के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको ये फॉर्म्स सिखाना स्टार्ट करती हूँ। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, सॉरी या माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, मेरी जो नेक्स्ट डोर मीन्स जस्ट बाजू में कौन रहती है, मिसेस जोन्स रहती है। हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। अब आगे आपको जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी, आपको पता चले उनके जस्ट बाजू में, उनके जस्ट बगल में रहती है मिसेस जोन्स, उनकी पड़ोसी है, और उनके पास एक गार्डन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पत्थर ही पत्थर। आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर ही पत्थर। अ क्रेजी पाथ, और क्रेजी पाथ मीन्स क्या होता है, a hard surface for paths made with broken pieces of stone or concrete। जब स्टोन या फिर कंक्रीट के छोटे 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 टुकड़ों को मिला के जो रास्ते बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेजी पाथ। तो एक क्रेजी सा पाथ बना हुआ था, पथरीले रास्ते बने हुए थे इनके गार्डन में। और क्या था इनके गार्डन में, लिली पॉन्ड, एक लिली जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है वाटर लिली। तो इसका भी पॉन्ड है उनके पास, तालाब है इनका, इनके ही गार्डन में। और रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, और एक रॉकरी भी है। अब रॉकरी क्या होती है, अ हीप्ड अरेंजमेंट ऑफ रफ स्टोन्स विद सॉइल बिटवीन देम। मींस क्या होता है, क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे रॉक्स है, और रॉक्स के बीच में, रॉक्स को अरेंज किया गया है सही तरीके से, और उसी के बीच में प्लांट्स भी ग्रो कर दिए गए हैं, प्लांट्स भी उगा दिए गए हैं, तो उसी को बोलते हैं रॉकरी, या फिर आप बोल सकते हैं रॉक गार्डन। एंड इतना ही नहीं, और क्या है मिसेस जोन्स के गार्डन में जो कि पोएट को दिखता है, एंड जस्ट बियॉन्ड अ सन डायल। अब सन डायल के बियॉन्ड आप जाएंगे, सो बियॉन्ड का मीनिंग होता है फर्दर देन, आप और आगे जाएंगे रॉकरी के आगे, तो आपको क्या दिखेगा, एक सन डायल। ओके, सन डायल, और जस्ट बियॉन्ड अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। अब ये सन डायल भी है जो कि उनके गार्डन में ये चीज भी है, ये क्या है सन डायल, अ टाइप ऑफ क्लॉक यूज्ड इन पास्ट टाइम्स that uses dark shapes or shadow caused by a pointed piece of metal being between the sun and the clock surface to show what the time is। तो ये एक्चुअली क्या होता था, सन डायल, इतना टेंशन मतलब, सन डायल ये जो है, ये एक डिवाइस है, एक टूल है जो कि पुराने जमाने से ही यूज होता था जब क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी। तो इसमें क्या था कि ये इस पे, ये इसके, ये देखो आप शेडो सी पड़ रही है, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जहां जहां पे जिस नंबर के ऊपर शेडो पड़ेगी वो टाइम हो रहा होगा। तो क्लॉक जब नहीं था तो इस तरीके से सन के शेडो के हिसाब से
जो है टाइम का पता लगाया जाता था। तो इसी को बोलते हैं हम सनडायल डिवाइस या सनडायल टूल। तो ये बोल रहे हैं कि देखो इसके आगे इनके गार्डन में एक अजीब सी चीज लगी हुई है जिसका नेम है सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल, अनकॉमन, जो आपको हर जगह नहीं दिखेगा, सिर्फ इनके गार्डन में ही ये चीज है। सनडायल लगी हुई है, पुराने जमाने की क्लॉक का काम करने वाली चीज। विच और डिवाइस का मीनिंग क्या है? डिवाइस मीन्स अ टूल मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। तो आप देखो यहाँ पे भी सन डायल जो है एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही बनाया गया है। किस लिए? ताकि टाइम देखा जाए, टाइम पता करने के लिए। विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस। और अब पोएट बोल रहे हैं कि ये चीज जो है हमें तो बड़ी अजीब सी लगती है, ऐसा किसी के गार्डन में नहीं देखा। पत्थर ही पत्थर, रॉक्स ही रॉक्स, और वो भी रास्ते भी पत्थर के बने, हर जगह पत्थर ही पत्थर, और फिर भी और एक सन डायल लगा हुआ, और मिसेस जोन्स को ये रादर नाइस लगता है। रादर मीन्स व्हाट? इट मीन्स वेरी, और नाइस मीन्स अट्रैक्टिव। अब ये इतना अजीब सा गार्डन है, इतना अनयूजुअल सा गार्डन है जो कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी मिसेस जोन्स को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि जो पोएट है उनको ये गार्डन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कि पत्थर ही पत्थर और अजीब अजीब सी चीजें इस पे लगा रखी है, पथरीले रास्ते भी है, पत्थरों के बीच में पौधा भी है। अब ये कैसा ब्यूटीफुल गार्डन हो सकता है? पता नहीं मिसेस जोन्स की चॉइस कैसी है। अब ये सोच रहे हैं पोएट। अब आगे क्या बोले? यू सी दैट माई नेक्स्ट डोर नेबर हैज बीन रिपीटेड। यहां से लेके मिसेस जोन्स तक पूरा रिपीट हुआ है। आपने देखा इसके पहले भी ये रिपीट हो रहा था। So my next door neighbor, Mrs. Jones, puts little plants between the stones. तो मेरी जो पड़ोसी है मिसेस जोन्स, वो क्या करती है? देखिए मिसेस जोन्स वो क्या करती है, वो छोटे छोटे से, बहुत छोटे से प्लांट्स को लगता है कि स्टोन्स के बीच में लगाती है। कैसे प्लांट करती है बेचारी, कैसे ग्रो करती होगी? पोएट सोच रहे हैं कि इतना मुश्किल, इतने सारे पत्थर ही पत्थर इनके गार्डन में, और पत्थरों के बीच में ये कैसे प्लांट्स को प्लांट करती है, कैसे प्लांट्स उगाती है, कैसे ग्रो करती है? सॉइल में तो आप इजीली खोद के ग्रो कर सकते हो, लेकिन पत्थरों के बीच में कोई कोई कैसे कुछ उगा सकता है? दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल। और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं मिसेस जोन्स के गार्डन में, काफी ज्यादा डेलिकेट है, मीन्स इजी टू डैमेज और ब्रेक और फ्रेजाइल, तो काफी ज्यादा नाजुक है। अब ये नाजुक नाजुक से छोटे छोटे से पौधे, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। इनका तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये हो गार्डन में या ना हो, कुछ समझ नहीं आता कि है भी या नहीं है। बहुत गौर से देखना पड़ता है तो पता चलता है। तो ये कैसे किसी के गार्डन में लगा हुआ हो सकता है, कैसे उससे गार्डन ब्यूटीफुल बन सकता है, ये पोएट को नहीं समझ आ रहा। सिर्फ समझ किसको आता है? मिसेस जोन्स को, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा गार्डन तैयार किया है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन। अब मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि कैसे शी गेट्स देम इन, मींस कैसे इन छोटे छोटे पौधों को वो रॉक्स के बीच में, स्टोन्स के बीच में लगाती है या फिर उगाती है। अब आप देखिए वो क्या कर रही है यहाँ पे। आई अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। अब वो बोल रहे हैं कि शायद वो छोटे छोटे, आप देखिए यहाँ पे मिसेस जोन्स है, वो क्या कर रही है, ये पत्थरों के बीच में एक पिन शायद लेके आई है, और पिन से होल करी, और वहां पे ये छोटे छोटे पौधों को लगा रही है, उगा रही है। और यही पोएट बोल रहे हैं कि पत्थरों के बीच में तो इतना कम स्पेस है, वो कैसे जरूर पिन से खोदती होंगी पत्थरों के बीच में, और उसमें इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट्स को, पौधों को उगाती होंगी। और ये सब सोच के पोएट को बड़ा अजीब लग रहा है। हाउ कैन somebody have such a choice? How can somebody praise this kind of garden? My next door neighbor Mrs. Jones once asked me round to see her stones. और मेरी जो, देखो फिर से ये लाइन रिपीट हुई है, तो फिर से पोएट क्या बोले कि जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है, Why has he repeated this line? मेरे ख्याल से इसलिए रिपीट किया है कि वो बताना चाहते हैं कि उनकी जो पड़ोसन है वो कितनी ज्यादा अनकॉमन है, कितनी ज्यादा अलग है, सबसे हटके है, इनकी चॉइस कितनी डिफरेंट है। Once asked, एक बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनका पत्थरों वाला जो गार्डन है वो देखूं, उनके पत्थरों के देखो, यानी कि उनके गार्डन को देखो, क्योंकि आपको पता है उनके गार्डन में क्या थे? सिर्फ पत्थर ही पत्थर। We stood and talked about a flower, और हम
जब उन्होंने मुझे बुलाया गार्डन घूमने के लिए, उनका गार्डन देखने के लिए, तो मैं गया और फिर हम दोनों खड़े हो गए और बातें करने लगे एक फ्लावर के बारे में, एक फूल के बारे में, फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। और लगभग लगभग कितने क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। कम से कम एक ही फ्लावर के बारे में मिसेस जोन जो है वो 15 मिनट से डिस्कस कर रही थी, बातें कर रही थी, उसी के बारे में बता रही थी। अब फिर पोएट क्या पूछते हैं, वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड। मैं बोला कि अरे वो प्यारी सी चीज जो है वो कहाँ है जिसके बारे में हम इतना बात कर रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग ऑन द शिप रिप्लाइड। और वो क्या रिप्लाई करती है, क्या आंसर देती है जब पोएट पूछते हैं कि कहाँ है वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि आप उसके ऊपर ही खड़े हैं। सो अब यहाँ पे आई गेस जस्ट सेक, आई थिंक हियर इटसेल्फ द पोएम हैज कम टू एन एंड। अब आप सोचेंगे वाह कितना अच्छा है ना, छोटा सा पोएम, लेकिन आपको पता है अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि द पोएट इज मेकिंग फन ऑफ द नेबर। जो उनकी पड़ोसी है मिसेस जोन्स, उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं कि किस तरीके की लेडी है वो, इतनी खुश हो रही है, खुश होके अपने गार्डन को दिखा रही है जिसमें कि अजीब अजीब सी चीजें उन्होंने कर रखी है। ये भी कोई गार्डन है? उनके कहने का मीनिंग ये है। अब उनको ये भी पता नहीं था कि जिस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ऊपर ही वो खड़े थे। सो मिसेस जोन्स जो है वो शी वॉज एन एंटायरली डिफरेंट लेडी। आपको पोएट बता रहे हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट लेडी, और इनकी जो इनका जो आप बोल सकते हैं कि इनका जो लव है रॉक गार्डन से, वो भी काफी ज्यादा ऑफ बीट है, बिल्कुल अलग है, हटके है। जो ज्यादातर लोगों को रॉक गार्डन नहीं पसंद, आप देख रहे हैं कि ये सब रॉक्स के बीच में ही बैठी हुई है, तो लेकिन ये जो है इसको बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी तरफ से मेंटेन किया हुआ है, और उसको देख के वो बहुत खुश होती हैं। लेकिन हमारा जो पोएट है उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? वो बोलते हैं रादर, तो उन्होंने बोला था ना, मतलब वो देखो उस छोटी सी खूबसूरत सी चीज को पोएट देख नहीं पा रहे थे, इतने इनसेंसिटिव है पोएट। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो इतने ज्यादा इमोशनल नहीं है, फीलिंग्स की केयर नहीं करते। उनके हिसाब से छोटी चीजें जो होती है वो ज्यादा, या मामूली चीजें जो होती है वो ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। लेकिन आपको ये पोएम सिखा रही है, आपको पोएट सिखाना चाहते हैं कि डोंट बी लाइक हिम, ब्यूटी लाइज इन ईच एंड एवरीथिंग वेदर इट्स स्मॉल और बिग। तो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, ब्यूटी हर चीज में है, एंड एवरीथिंग इज यूनिक ऑन इट्स ओन। हर चीज अपने में यूनिक है, खूबसूरत है। सो वी शुड नॉट मीन्स इग्नोर सच थिंग्स। ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जो ब्यूटीफुल होती है, मतलब एक्चुअली तो हर चीज ब्यूटीफुल है जो गॉड ने बनाई है, तो इसलिए हमें किसी भी चीज को छोटा जान के इग्नोर नहीं करना चाहिए। We should find beauty in almost everything what we have near us. So this is the message of the poem. अब आपको मैं क्या बताने जा रही हूँ, poetic devices. So first of all let me tell you about this thing. पोएट को लग रहा था कि ये जो मिसेस जोन्स है वो किसी किसी ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में बात कर रही है जो जिसपे अभी तक पोएट की नजर नहीं पड़ी है। तो ये जो है ये वाली चीज आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या है, आयनी है, आयनी। ओके, आयनी। अब आपको पता है कि वो जो पौधा, वो जो फ्लावर जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, वो अभी तक इनको क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि वो उसी के ऊपर खड़े थे, और उनको कैसे पता ही चला कि ये चीज इतनी खूबसूरत है? क्योंकि इट वाज सो स्मॉल, वो बहुत छोटी सी चीज से थी, इसलिए उनको वो दिखी नहीं। वो ध्यान दे ही नहीं रहते, सोच रहे थे यार छोटी चीजें कहीं ब्यूटीफुल होती है क्या? तो इसलिए अब यहाँ पे आप देखो कि इनका जो गार्डन है, सॉरी, जो पोएट है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कब कुछ बहुत खूबसूरत सा होगा, कुछ बहुत प्यारा सा होगा गार्डन में, लेकिन वो बाद में उनको पता चलता है कि उसी के ऊपर वो खड़े हैं, और जब वो शायद देखे होंगे तो उनको वो इतनी लवली नहीं लगी होगी जितनी कि मिसेस जोन्स को लगती थी। तो आप बोल सकते हो ये आयनी का एग्जाम्पल है। अब आयनी क्या होता है, दैट यू एक्सपेक्ट something and something else is the reality, और something else happens। आप कुछ और सोचते हो कि ये होने वाला है, लेकिन कुछ और ही हो जाता है।
ओके तो इनको लगता है कि वाह एक लवली सी चीज, एटलीस्ट एक प्यारी सी चीज तो जिसके बारे में मिसेस जोन्स 15 मिनट से बात कर रही है, वो चीज तो शायद अच्छी होगी इनके गार्डन में, जैसे जनरली लोगों को लगती है वैसी ब्यूटीफुल होगी। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि अरे यार उसके ऊपर खड़े हैं वो इतने देर से। तो इसका मीनिंग क्या है कि उनको लगा कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस ब्यूटीफुल छोटे से प्लांट के ऊपर, छोटे से लवली से फ्लावर के ऊपर, जिसके बारे में मिसेस जोन्स इतने देर से बात कर रही थी, इतनी खुश होकर बात कर रही थी। सो दिस इज नोन एज आयरनी। अब उनको लगा पोएट को कि कुछ अच्छा दिखाएंगी, ये कुछ अलग दिखाएंगी जो उनको पसंद आएगा, लेकिन जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो लोग उसी के ऊपर पोएट खड़े थे, उनको उसमें ब्यूटी दिखी ही नहीं। तो इसी को आप आयरनी बोलते हो। पोएट जो है कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हुआ कुछ और। ओके तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयरनी हियर। अब बाकी पोएटिक डिवाइसेस सीख लेते हैं क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पोएटिक डिवाइसेस। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड इन ऑलमोस्ट एवरी स्टांजा इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, है ना। हर स्टांजा में ये बिगिनिंग लाइन जो है वो रिपीट हुई है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जब एक लाइन रिपीट होती है या फिर एक फ्रेज रिपीट होता है किसी भी पोम में या किसी भी सॉन्ग में। आपने अगर सुना होगा कोई सॉन्ग तो आप उसमें देखते हैं कि एक ही लाइन रिपीट होती है, लाइक व्हाई दिस कोला वेरी डी टिडिंग टिंग। अब आप ये देखिए ये चीज जो है, ये वाली लाइन आप देखेंगे कि हर स्टांजा में रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो जब लाइंस रिपीट होते हैं या फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को, इट हैज द नेम रिफ्रेन। तो उससे हम बोलते हैं रिफ्रेन, है ना। अब स्पेलिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, REV एफ लगाया और रेन की स्पेलिंग हो गई रिफ्रेन। री एफ लगाया और रेन की स्पेलिंग लिख दी रिफ्रेन। ओके इज दिस क्लियर। अब आपने जैसे मैंने आपको ऐसे जनरली पोम्स में या जनरली सॉन्ग्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक लाइन या दो लाइंस रिपीट होती जाती है, कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीट होते जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रेन। अब ये तो आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। अब आपको कुछ और पोएटिक डिवाइसेस अगर दिख रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा बता दिया आपने, बिल्कुल सही। तो फिर देखिए आप यहाँ पे एम, जो बिगिनिंग लेटर है एम, माई जो वर्ड है, मिसेस जो वर्ड है, उसका बिगिनिंग लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है। आपको पता है A E I O U के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब किसी भी वर्ड एक ही लाइन में, आप ये ध्यान दो, एक ही लाइन में जब आजू बाजू के वर्ड्स में बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा हो तो उससे हम बोलते हैं एलिटरेशन। ओके तो यहाँ पे आप देखिए एम जो है माई का बिगिनिंग लेटर है, माई वर्ड का, यहाँ पे भी मिसेस का बिगिनिंग है एम, और ये दोनों रिपीट हो रहे हैं बिगिनिंग में ही। सो इससे हम क्या बोल देंगे, आई वुड राइट इट हियर। ऑल की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, ऑल की स्पेलिंग, इट की स्पेलिंग, एरा की स्पेलिंग और शन, ये हो गया हमारा एलिटरेशन। ऑल, इट, एरा और शन, एलिटरेशन। ओके तो और देखते हैं एलिटरेशन के एग्जांपल्स। यहाँ पे ही आपको फर्स्ट लाइन में नहीं दिखेंगे। लुक नेक्स्ट का एन बिगिनिंग लेटर है और वो भी कॉन्सोनेंट लेटर है। यहाँ पे नेबर का एन, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है और वर्ड का बिगिनिंग लेटर है, और ये सब एक ही लाइन में है। तो इसे भी किसका एग्जाम्पल मानेंगे हम, एलिटरेशन। तो आपको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। एक लाइन दे देंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है। तो यहाँ पे ये लाइन अगर आ गए तो आप क्या बोलेंगे, एलिटरेशन। ओके और अब आप बोलेंगे एक ही लाइन में रिफ्रेन भी है, एक ही लाइन में एलिटरेशन भी है। हाँ एक ही लाइन में एक से ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, एंड यहाँ पे भी आप देखिए जी, जी जो है, जी भी आपको पता है क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि रिपीट हो रहा है, राइट। बिगिनिंग वर्ड के बिगिनिंग का जो लेटर वो कॉन्सोनेंट है, और अगर एक ही लाइन में आजू बाजू में रिपीट हो रहा है आजू बाजू के वर्ड्स में, तो उसको याद रखिए क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। तो देखिए गॉड का जी, गार्डन का जी रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी है एलिटरेशन का एग्जाम्पल। ओके अब यहाँ पे देखिए कुछ है क्या, नहीं ये ए मत बोलिए क्योंकि ये दूसरा पोएटिक डिवाइस है जो आपके पोर्शन में भी नहीं है, सिलेबस में है, तो डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो, आप धीरे धीरे चीजों को सीखो। ओके अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, एलिटरेशन का एग्जाम्पल, राइट। अब आगे देखते और कुछ है एलिटरेशन का एग्जाम्पल। ओके सो आई गेस ये चीज तो आपको
क्लियर हो गई, एलिट्रेशन क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। और हाँ, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जस्ट अ मिनट, या ये जो लाइन है, अ सन डाइड विद अ स्ट्रेंज डिवाइस which Mrs. Jones rather not. So अब आप देखिए कि ये भी किसका एग्जाम्पल है। अब जो मिसेस जोन्स है, मैंने आपको बताया कि उनको तो ये बहुत अच्छा लग रहा है उनका गार्डन, लेकिन पोएट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मीनिंग निकाला हमने तो क्या देखा था कि उनको बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, मीन्स एक्सपेक्ट किया था पोएट ने कुछ और कि इनके गार्डन में कुछ अच्छा होगा, या फिर मिसेस जोन्स को इनका गार्डन अच्छा लग रहा था, लेकिन पोएट जो है, अब मिसेस जोन्स को अच्छा लग रहा था तो वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि शायद किसको अच्छा लगे, पोएट को भी अच्छा लगे। या फिर तो इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आयनी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आयनी मींस एक्सपेक्टेशन कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। तो जो जो पोएट है उनको ये गार्डन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मिसेस जोन्स है उनको ये गार्डन बहुत पसंद है। या फिर आप देखते हैं ना मूवीज में क्या होता है, कई बार जो है हीरो जो है वो भाग रहा होता है और सामने एक रिवर आ जाता है, और आप सोचते हो अल्लाह अब क्या होगा, अब तो पक्का बेचारा हीरो जो है वो तो गया काम से, विलेन उसको पक्का मार डालेगा। लेकिन आप देखते हो कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाता है, एक कुछ कोई चीज आती है और उसको, हीरो को जो है वो बचा के लेके चली जाती है और हीरो बच जाता है। अब आप एक्सपेक्ट करते हो, आप सोचते हो कि अरे यार हीरो तो फंसा, लेकिन वो बच जाता है। आप एक्सपेक्ट जो करते हो उसका ठीक अपोजिट हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, आयनी। आयन नहीं लिख देना, प्रेस नहीं करें हम, आयन नहीं करें किसी चीज को यहाँ पे, तो आयनी। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ना, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आई एम सॉरी, अब एक और पोएटिक डिवाइस आपको बता दूं। अब यहाँ पे जो चीजें आप इमेजिन कर सकते हो, वर्ड्स को पढ़ो, जिन वर्ड्स को आप पढ़ रहे हो उनका इमेजेस, उनका पिक्चर्स पढ़ते पढ़ते वो सब चीजों का पिक्चर आपके दिमाग में फॉर्म होने लग गया, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं इमेजरी। बहुत सिंपल से स्पेलिंग है, इमेज की स्पेलिंग लिखो और री लगा दिया, दैट्स इट, इमेजरी, है ना, बहुत सिंपल है, इमेज और री, इमेजरी। अब आप बोलोगे ये कहाँ पे किसको पढ़ के इमेजेस फॉर्म हो रहा है, देखो आप, हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, इस लाइन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चला है कि आपके मन में एक पिक्चर आ गया होगा जिसमें एक गार्डन है जिसमें पत्थर ही पत्थर है, तो इमेजेस बने कि नहीं ऐसे गार्डन के। तो उस वहां पे एक और पोएटिक डिवाइस है जिसका नेम है इमेजरी। मतलब ये आपके लिए न्यू है ये सब चीजें, इसलिए फिर से मतलब अभी बता रही हूँ मैं। A crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. अब आप देखो यहाँ तक आप सब कुछ इमेजिन कर सकते हो, ये सारा का सारा यहाँ तक। तो इस लाइन तक, सॉरी, इस लाइन तक आप बोल सकते हो कि क्या है, इमेजरी है। इन सब को पढ़ के आपके दिमाग में ये सारी चीजों का पिक्चर फॉर्म हो रहा होगा, तो इससे क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं, क्योंकि इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं आपके दिमाग में इन सारे वर्ड्स का। हो चुका है। अब नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे चलते हैं और आपको कुछ और पोएटिक डिवाइसेस अगर है तो मैं वो बता देती हूँ। और फिर से देखिए ये लाइन रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया किसका एग्जाम्पल, रिफ्रेन का, बिल्कुल सही। और कुछ और देखते हैं। अब यू सी दैट यहाँ पे भी क्या रिपीट हो रहा है, व्हाट हैज बीन रिपीटेड, पी रिपीट हो रहा है, पुट्स का पी, प्लान्स का पी, तो ये भी क्या हो गया, एलिटरेशन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं हम, डू वी सी एनीथिंग, आपको कुछ दिख रहा है तो आप बताइए मुझे। ओके, अब ये ए नहीं, क्योंकि ये वावल साउंड्स है। मैंने बोला कि कॉन्सोनेंट साउंड्स बिगिनिंग वर्ड्स के एक ही लाइन में, वर्ड का बिगिनिंग जो लेटर है या बिगिनिंग जो साउंड है वो आजू बाजू के वर्ड्स में रिपीट होना चाहिए, वो भी बिगिनिंग में, तो उसे ही हम बोलते हैं अलिट्रेशन। अब ये देखिए ये वावल साउंड है ना कि कॉन्सोनेंट, ये दोनों वावल साउंड्स हैं, तो ये अलिट्रेशन का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है। अब लेट्स गो अहेड एंड सी, और कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, नाउ यहाँ पे भी नहीं है, नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। हियर टू इट्स नॉट देयर, यहाँ पे भी कोई पोएटिक डिवाइस जो हमने पढ़ा है अभी तक, जितना आपके पोर्शन में है वो नहीं दे रखा है। नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे चले। या एक काम करते हैं मैं आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताऊंगी, एक और चीज बतानी है। आई होप यू नो दैट थिंग बट स्टिल
आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताने का। आप देखिए फिर से ये लाइन बिगिनिंग में ही रिपीट हुई है, तो ये भी रिफ्रेन का एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए आप, इज एनी लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स रिपीटेड दैट टू कॉन्सोनेंट लेटर? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। नाउ नाउ नाउ, यहाँ पे भी नहीं रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी क्या है? एलिटरेशन। देखिए बिगिनिंग का जो लेटर है वो है क्यू, क्यू, और ये रिपीट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये क्या हो गया? एलिटरेशन का एग्जाम्पल। नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे आप देखो, दिस का टी और थिंग का टी, ये दोनों बिगिनिंग लेटर्स है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है, दोनों आजू बाजू के वर्ड्स में रिपीट। अब देखो आजू बाजू में से नियर बाय वर्ड्स, इट डजंट मीन एग्जैक्टली नियर, जस्ट नियर टू इट। इसका मीनिंग ये हो सकता है एक लाइन में कहीं पे भी आजू बाजू का मीनिंग ये है। तो अब दिस का टी और थिंग का टी दोनों रिपीट हो रहे, दोनों कॉन्सोनेंट लेटर्स है और बिगिनिंग में ही होने चाहिए, तो क्या है? फिर से एलिटरेशन का एग्जाम्पल। नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। Here do you see that S has been repeated? तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? Absolutely correct, ये है alliteration का एग्जाम्पल। लेकिन what about the सोना? वो बोल रहे मैम यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे। नहीं, ये जो चीज है ये नहीं होगी alliteration। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये ARE का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, तो A से स्टार्ट होता है ये वर्ड, ना कि R से। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है, तो हम इसे alliteration हरगिज नहीं बोलेंगे। सो आई थिंक दीज पोएटिक डिवाइसेस आर क्वाइट क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज आपको बता देती हूँ। समटाइम्स यू आर आस्क्ड राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टांजा। एक स्टांजा दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इसका राइमिंग स्कीम बताओ। व्हाट्स द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टांजा? तो राइमिंग स्कीम क्या होता है? यू नो द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मींस द वर्ड्स विच साउंड सेम। तो यहाँ पे आप उसके लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल है। First of all, think of the last words of the lines. जितने भी lines हैं उनका last word आप लो और उसको चाहो तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो या फिर उस पर एक छोटी सी बिंदी बना दो। अब बड़ी सी बिंदी नहीं लगा देना है ना, ठीक है? यहाँ पे आप पूजा वगैरह करने नहीं जा रहे हो कि बड़ी सी बिंदी लगा लोगे, छोटी छोटी सी बिंदियां लगा दी है, ठीक है? छोटे से डॉट्स लगा रहे हैं अपने पेंसिल से लास्ट, ओनली लास्ट वर्ड्स पे, हर एक लाइन का लास्ट वर्ड। और उसमें आप देखोगे कि किसका साउंड सेम है। तो जोन्स, स्टोन्स, सेम साउंड है या नहीं है? राइमिंग वर्ड्स है ना, तो जिन वर्ड्स का साउंड सेम है उनको सेम नेम दे देंगे आप। कैपिटल लेटर ए या स्मॉल लेटर ए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या नेम देते हो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप मैथ्स के जैसे नेम दे दोगे, PQRS से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको यू हैव टू बिगिन इट फ्रॉम ए इटसेल्फ, ए से स्टार्ट करना है। इट कैन बी स्मॉल और कैपिटल, आप पे डिपेंड करता है आप स्मॉल लेटर लिखे या फिर कैपिटल लेटर लिखे, दोनों ही सही है। इन दोनों का साउंड सेम था इसलिए दोनों को नेम क्या दे दिया? ए। अब फ्लावर आर, दोनों का साउंड यहाँ पे भी सेम है तो इसको नेम क्या दे दिया हमने? बी। ओके, बी, ठीक है। अब क्राइड, रिप्लाइड, ये दोनों का भी साउंड सेम है तो इसका, इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया आपके सामने? ये बिल्कुल कॉपी कर दीजिए एज इट इज देयर। So A, B, B, C, बस यही तो करना है, हो गया, राइमिंग स्कीम मिल गया आपको। So इसी को हम बोलते हैं राइमिंग स्कीम एंड आई नो इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, isn't it? So आई होप अब आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ आ गए जो हमने अभी तक सीखे हैं। और क्या समझ है आपको? आपको राइमिंग स्कीम समझ आ गई है। इस पोम को किसने लिखा है? क्या आप बता सकते हैं? लेट्स नो द नेम ऑफ द पोएटेस। तो पोएटेस यहाँ पे यहाँ पे जो पोएट है उनका नेम है रेजिनाल्ड आर्केल। सो हु इज द पोएटेस? पोएटेस है एक्चुअली, तो रेजिनाल्ड आर्केल, ये याद रखना आपको, रेगिनाल्ड नहीं पढ़ी आप, रेजिनाल्ड आर्केल। अब इसी के साथ ये पोम यहाँ पे एंड होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड स्टडी वेल।